हेलो दोस्तों, रीड बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की बुक है माइंडसेट, जिसको कैरल डीवीक ने लिखा है। आज हम जानने वाले हैं कैसे हम हमारी माइंड को बदलकर ग्रोथ माइंडसेट में अचीव कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइंडसेट के पहले चैप्टर से। चैप्टर 1 द माइंडसेट्स। एक स्टडी में बच्चों को एक बहुत ही मुश्किल पजल सॉल्व करने के लिए कहा गया। साइंटिस्ट ये देखकर हैरान थे कि ज्यादातर बच्चे इस मुश्किल पजल को देखकर परेशान नहीं थे, बल्कि वो इसे एंजॉय कर रहे थे। ये सोचने की बजाय कि वो इस पजल को सॉल्व करने में फेल हो सकते हैं, ये बच्चे इस पजल को सॉल्व करना सीख रहे थे और इस लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय कर रहे थे। सदियों से इस बात पर बहस होती चली आ रही है कि इंसान की किस्मत में पहले से सब कुछ लिखा होता है या फिर हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक इंटेलिजेंट इंसान पैदाइशी इंटेलिजेंट होता है। आईक्यू टेस्ट को इन्वेंट करने वाले फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड बाइनेट ने इस टेस्ट को ये प्रूव करने के लिए नहीं बनाया था कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, बल्कि उन्होंने पेरिस के स्कूल सिस्टम में फेल हुए बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेस्ट को डिजाइन किया था। यहाँ तक कि वो खुद भी इस टेस्ट से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे। राइटर कैरल कहती हैं कि लोगों में दो तरह का माइंडसेट पाया जाता है। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी और उनका टैलेंट सब कुछ पहले से तय है और वो इसे नहीं बदल सकते। वहीं दूसरी और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की सोच होती है कि वो अपने इंटेलेक्ट, स्किल और टैलेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। चार्ल्स डार्विन और लियो टॉल्स्टॉय जैसे फेमस और इंटेलिजेंट लोगों को बचपन में बहुत ही औसत दर्जे का स्टूडेंट माना जाता था, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करने का पैशन और फेलियर से सीखने की आदत ने उन्हें महान बना दिया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर किसी भी तरह का रिस्क लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे फेलियर का डर जुड़ा होता है। वहीं ऐसे लोग किसी भी एफर्ट से भी पीछे हटते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी आप किसी चीज को पहली बार करेंगे तो आप उस चीज में पहले दिन से ही बेहतर नहीं हो जाएंगे। इस तरह के माइंडसेट से लोग कभी भी अपने असली पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज तक नहीं पहुंच पाते। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को अच्छी तरह से जानते हैं और वो किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म से नहीं घबराते हैं। आप अपने माइंडसेट की जांच इस बात से कर सकते हैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इंटेलिजेंट और पर्सनल क्वालिटीज को नहीं बदला जा सकता, या फिर आप मानते हैं कि इन चीजों में बदलाव लाना पॉसिबल है। चैप्टर 2 इनसाइड द माइंडसेट्स। राइटर कैरल जब छोटी थी तभी उन्होंने अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर ली थी, जैसे कि उनका कैरियर कैसा होगा या उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। अपने हार्ड वर्क और अपने ग्रोथ माइंडसेट की बदौलत उन्होंने अपने सभी डिजायर्स पूरे किए। उनका कहना है कि अपने रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि पहले उनके अंदर भी एक फिक्स्ड माइंडसेट था, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने इस माइंडसेट को बदल कर रहेंगी और एक ऐसा माइंडसेट अपनाएंगी जिसमें वो अपनी गलतियों और फेलियर से सीखेंगी और नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करेंगी। कैरल ने बच्चों और टीनेजर्स पर ऐसे कई स्टडीज किए जिसमें उन्होंने देखा कि जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड होती है, उन्होंने ऐसे टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्हें फेल होने का डर था। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि कुछ भी किए बिना ही उनकी एबिलिटी इंप्रूव हो जाए। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी भी चैलेंज को फेस करने से पीछे नहीं हटते। फिक्स्ड माइंडसेट बहुत कम उम्र से ही निराशाजनक साबित हो सकती है। राइटर ने एक बार 5th ग्रेड के बच्चों को एक चॉइस दी। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे चाहें तो पुराने पजल को ही दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उन्हें एक नया और पहले से डिफिकल्ट पजल दिया जाएगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने पहले ऑप्शन को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि ये ऑप्शन उनके लिए सेफ है और वो इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने दूसरे ऑप्शन को चुना क्योंकि दूसरा ऑप्शन उन्हें ज्यादा चैलेंजिंग लगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने फेलियर्स या मिस्टेक्स को सीखने की एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने फेलियर्स को क्रिटिसिज्म की तरह लेते हैं। फेलियर के बाद ऐसे लोग डिस्करेज्ड हो जाते हैं
और फ्यूचर में उस काम में ज्यादा मेहनत नहीं करते या फिर उस काम को दोबारा ट्राई ही नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको माइंडसेट बुक पर बना ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कुकू एफएम ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल कर सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और ऐसी ही ढेर सारी बुक की कंप्लीट समरी सुन सकते हैं। इस बुक से आप सीख सकते हैं कि कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं जिन्हें हम आमतौर पर नहीं देख पाते। कुकू एफएम ऐप का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इस नॉलेज को लेते वक्त आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, ट्रैवल करते हुए, ड्राइव करते हुए भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप BB20 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 319 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। आप BB20 कोड के अलावा इस 17 अक्टूबर तक चल रही दशहरे की स्पेशल 50% डिस्काउंट सेल का भी लाभ उठा सकते हैं। इस 50% डिस्काउंट सेल का डिस्काउंट कूपन कोड है DUS50। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी हजारों बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ। तो कुकू एफएम ऐप को अभी डाउनलोड करिए और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाइए। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सन 1995 में एक्टर क्रिस्टोफर रीव हॉर्स राइडिंग करते हुए गिर पड़े और उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि अब वो गर्दन के नीचे कभी भी किसी तरह की मूवमेंट या सेंसेशन को महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन रीव ने हार नहीं मानी और अपनी पैरालाइज्ड बॉडी में मूवमेंट लाने के लिए उन्होंने एक एक्सरसाइज प्रोग्राम को आजमाने का फैसला किया, जिसमें इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशंस के जरिए ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट करने की कोशिश की जाती है जहां से बॉडी के अलग अलग हिस्सों में सिग्नल जाते हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि उन्होंने ऐसे सैकड़ों केसेस देखे हैं और इससे उन्हें कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे उनके ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है। 5 साल बाद रीव की पैरालाइज्ड बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट वापस आने लगी। सबसे पहले उनकी उंगलियां, फिर उनके हाथ और धीरे धीरे उनके पैरों में हल्की हल्की मूवमेंट वापस आ गई। हालांकि वो अभी भी पूरी तरह से ठीक होने से काफी दूर थे, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत और उनकी सोच ने न सिर्फ उनकी किस्मत को बदला, बल्कि पूरे के पूरे मेडिकल साइंस में एक खलबली मचा दी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में इससे पहले ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा गया था। चैप्टर 3, द ट्रुथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट। जब हम लोग ग्रेट अचीवर्स जैसे कि थॉमस एडिसन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनती है जिसमें लगता है कि वो अकेले काम करते होंगे, जबकि सच्चाई तो ये है कि एडिसन के 30 असिस्टेंट थे जो कि बेहतरीन लेबोरेटरीज में रिसर्च किया करते थे। एडिसन सिर्फ इसलिए महान नहीं थे क्योंकि उन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया, बल्कि वो इसलिए महान थे क्योंकि उनके अंदर टेनेसिटी यानी दृढ़ता थी और वे अपने हर फेलियर से सीखा करते थे। राइटर कैरल ने एक बार मेडिकल स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने देखा कि ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ टेक्स्ट बुक्स को रटने में नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने चीजों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की और अपने कोर्स मटेरियल से बाहर जाकर भी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जाना। वहीं दूसरी ओर फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स सिर्फ अपने बुक की लिमिटेड इंफॉर्मेशन पर ही डिपेंड रहे। सन 1975 में एजुकेटर मार्वा कॉलिंस ने अपने खुद के स्कूल में ऐसे बच्चों को भर्ती किया जो दूसरे स्कूल में फेल हो चुके थे। उन्होंने उन बच्चों में ऐसा एहसास जगाया जैसे वो बच्चे जीनियस हों। साल के अंत तक उनके 2nd ग्रेड के स्टूडेंट्स 5th ग्रेड की बुक्स पढ़ रहे थे। मार्वा कॉलिंस का कहना था कि बच्चे कभी भी फेल नहीं होते, बल्कि हमारे पढ़ाने का सिस्टम फेल होता है। लोग आमतौर पर कुछ चीजों जैसे कि ड्राइंग के बारे में ऐसा सोचते हैं कि या तो आप ड्राइंग कर सकते हैं या फिर आप ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकन आर्टिस्ट बेटी एडवर्ड्स का मानना है कि ड्राइंग एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। जब उन्होंने नॉन आर्टिस्ट को फेस ड्रॉ करने के बारे में सिखाया तो 5 दिन के भीतर ही इन लोगों के शेड्स, टेक्सचर्स और प्रोपोर्शंस कई गुना तक बेहतर हो गए। राइटर कैरल कहती हैं कि आप ऐसे लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप पसंद करते हैं, और ये भी कि आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं। ये जानने की कोशिश करें कि आपके आइडल्स ने जो भी अचीव किया है वो कैसे अचीव किया और उनके पीछे कितना हार्डवर्क था।
आपका ध्यान हमेशा सीखने और इम्प्रूव करने पर होना चाहिए, ना कि परफेक्ट बनने पर। क्योंकि एक बार जब आप खुद को किसी भी चीज में परफेक्ट मान लेते हैं, तो फिर आपके पास उससे कुछ बेहतर करने या बनने का स्कोप नहीं रह जाता। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि कई लोगों में टैलेंट पैदाइशी होता है, और ये बात अक्सर सक्सेसफुल एथलीट्स के बारे में कही जाती है। हम उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि किसी भी स्पोर्ट्स में सक्सेस पाने के लिए लगातार एफर्ट और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बॉक्सिंग के खेल में फिजिकल मेजरमेंट्स का अहम रोल होता है। बॉक्सर के पंजों, चेस्ट, वेट, हर चीज का एक फिक्स्ड पैरामीटर होता है। मोहम्मद अली इन सभी पैरामीटर्स में फेल हो गए थे, यानी कि वो एक नेचुरल बॉक्सर नहीं थे। उनके पास स्पीड तो थी, लेकिन उनके पास एक बॉक्सर वाली फिजिक नहीं थी। ना ही उनके पास वो स्ट्रेंथ थी और ना ही उनके पास बॉक्सिंग के अच्छे मूव्स थे। लेकिन एक चीज थी जो उनके पास जबरदस्त थी, वो था उनका दिमाग। वो अपने ओपोनेंट यानी प्रतिद्वंदी के दिमाग से खेलते थे। वो सिर्फ रिंग में ही नहीं, बल्कि रिंग के बाहर भी अपने ओपोनेंट की सारी इंफॉर्मेशन रखते थे। और वो सिर्फ अपने ओपोनेंट के फाइटिंग स्टाइल पर ही ध्यान नहीं देते थे, बल्कि इस बात पर भी ध्यान देते थे कि उनका ओपोनेंट किस तरह का इंसान है। माइकल जॉर्डन को दुनिया के बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआत में उन्हें अपने हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम में भी जगह नहीं मिली थी। उस टीम के कोच के मुताबिक जॉर्डन की फिजिक एक बास्केटबॉल प्लेयर बनने लायक नहीं थी, लेकिन जॉर्डन अपने कोच के इस फैसले से निराश नहीं हुए और लगातार प्रैक्टिस करते रहे। उन्होंने अपनी वीकनेस पर काम किया और अपने शॉट्स को बेहतर किया। बाद में उनकी लगन और उनकी प्रैक्टिस को देखकर उनके कोच ने उन्हें टीम में शामिल कर लिया और जॉर्डन उस टीम में सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनाने वाले प्लेयर बन गए। इसके बाद उन्होंने कभी भी दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सक्सेस हासिल करते गए। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा अक्सर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर भारी पड़ती है। आप फील्ड के अंदर किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि फील्ड के बाहर आप अपने दिमाग में किस तरह की तैयारी करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट सीखने और अपने खेल को इम्प्रूव करने में बिलीव करते हैं, और यही चीज किसी भी एथलीट को एक चैंपियन बनाती है। चैप्टर 5, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। सन 2001 में अमेरिकन एनर्जी कंपनी एनरॉन का फेलुअर किसी भी बिजनेस के सबसे बड़े और फेमस फेलुअर्स में से एक है। राइटर कैरल का मानना है कि ये कंपनी किसी इनकैपेबिलिटी या करप्शन की वजह से नहीं, बल्कि गलत माइंडसेट की वजह से फेल हुई थी। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि सक्सेसफुल लोग नेचुरली अच्छे होते हैं और उन्हें इम्प्रूवमेंट की या खुद को बेहतर बनाने की जरूरत नहीं होती। बिजनेस रिसर्चर जिम कॉलिंस ने 5 साल तक सक्सेसफुल बिजनेसेस को स्टडी किया और ये पाया कि एक अच्छा लीडर वैसा नहीं होता जैसा हम अक्सर सोचते हैं, जैसे कि वो एक करिश्मेटिक या कॉन्फिडेंट इंसान होगा, बल्कि एक अच्छा लीडर अपनी गलतियों से सीखता है, हमेशा चीजों को लेकर क्वेश्चन करता है और हमेशा कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। सर्किट सिटी के फॉर्मर सीईओ एलन वुडजेल अक्सर अपनी टीम के साथ मीटिंग किया करते थे और उनसे हर छोटी से छोटी डिटेल को लेकर डिस्कस किया करते थे। उनकी कोशिशों की वजह से ही ये कंपनी बैंकरप्सी से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी बन गई। एरोगेंस या घमंड किसी भी लीडर के पतन का सबसे बड़ा रीजन होता है। ऐसे लीडर्स खुद को सुपीरियर मानते हैं और अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट नहीं करते, यहाँ तक कि वो कई बार अपने एम्प्लॉयज की बेइज्जती पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ लीडर्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सनबीम ऑस्टर के सीईओ पॉल कैजारियन अपने एम्प्लॉयज पर चीजें फेंका करते थे और चेज मैनहट्टन बैंक के लीडर डेविड रॉकफेलर अपने वर्कर्स को गालियां तक दिया करते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ लीडर्स जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जैक वेल्च की तरह भी होते हैं, जो खुद अपने एम्प्लॉयज से पूछते थे कि उन्हें किस चीजों में बदलाव चाहिए और वो अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ध्यान दिया करते थे। जब उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक को ज्वाइन किया था, तब उस कंपनी की नेटवर्थ $14 बिलियन थी, जो कि उनके रिटायरमेंट के वक्त तक $490 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। आईबीएम के सीईओ लॉव गर्स्टनर भी इसी तरह की माइंडसेट रखते थे। वो भी अक्सर अपने लोअर लेवल के एम्प्लॉयज के साथ डिस्कशन किया करते थे
किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को छोड़कर वो आईबीएम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बोनस दिया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी कंपनी एक या दो लोगों की वजह से ग्रो नहीं करती, बल्कि सभी लोगों के एक टीम की तरह काम करने से ग्रो करती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स खुद की ग्रेटनेस में इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में भूल जाते हैं और कभी-कभी अपनी कंपनी को डूबने की कगार पर ले आते हैं। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट। एक फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर किसी अच्छे रिलेशनशिप का दुश्मन होता है। फिक्स्ड माइंडसेट के साथ लोग रिजेक्शंस और ब्रेकअप्स को हैंडल नहीं कर पाते और इसे अपनी पर्सनैलिटी के लिए एक नेगेटिव जजमेंट की तरह देखते हैं। ऐसे माइंडसेट के साथ कपल्स ऐसा सोचते हैं कि वो बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं और उनके बीच कुछ भी गलत नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखने के लिए किसी तरह के एफर्ट नहीं करते। रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट जॉन गॉटमैन कहते हैं कि किसी भी मैरिज को सही ट्रैक पर रखने के लिए एफर्ट्स करने की जरूरत होती है। इस तरह की बात हमारे पार्टनर को पता होनी चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है। ये भी एक फिक्स्ड माइंडसेट का एग्जाम्पल है। एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ प्रॉब्लम ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में लोग ऐसा सोचते हैं कि 100% गलती सामने वाली की ही है। राइटर कैरल सालों तक अपनी माँ को ब्लेम करती रही कि उनकी माँ उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि किसी भी रिलेशनशिप में 50% कंट्रोल आपके हाथों में होता है और उन्होंने अपनी माँ के प्रति अपनी सभी कड़वाहट को बाहर निकाल दिया और एक अच्छी बेटी की तरह अपनी माँ से प्यार करने लगी। कुछ हफ्तों बाद कैरल खुद सरप्राइज हो गई जब उनकी माँ खोलकर उनसे बातें करने लगी और उन दोनों का रिलेशन धीरे धीरे बेहतर हो गया। फिक्स्ड माइंडसेट कभी-कभी दोस्ती में भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। इस तरह के माइंडसेट के साथ दोस्त एक दूसरे को वैलिडेट करने की बजाय एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं और अपनी सेल्फ एस्टीम को अपनी दोस्ती के बीच ले आते हैं। वहीं अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हैं और आप एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले किसी इंसान को अपना दोस्त बनाते हैं, तो ऐसा इंसान आपके अंदर सेल्फ डाउट को जगा देता है। आप अपने लिए एक आइडियल रिलेशनशिप को इमेजिन करें। क्या इसमें परफेक्ट कंपैटिबिलिटी शामिल है, जिसमें कोई डिसएग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइजेज या हार्डवर्क ना हो? तो फिर अपने रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचें। हर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को ग्रोथ माइंडसेट के साथ देखने की कोशिश करें। प्रॉब्लम्स कभी-कभी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का जरिया बन सकते हैं। अपने पार्टनर को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दें, उनकी बातें ध्यान से सुनें और किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर एक दूसरे के साथ शांति से डिस्कशन करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि इन छोटे छोटे स्टेप्स की बदौलत आपका रिलेशनशिप पहले के मुकाबले कितना बेहतर हो जाएगा। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम। वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे ये डिसाइड होता है कि किसी भी इंसान के अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होगा या फिर ग्रोथ माइंडसेट? दरअसल बचपन से ही माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चे आमतौर पर ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही पैदा होते हैं और इसके बाद अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं और ग्रो करते हैं। बच्चों के एनवायरनमेंट में आमतौर पर पेरेंट्स इस चीज में एक अहम रोल निभाते हैं कि बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट बरकरार रहेगा या फिर वो फिक्स्ड माइंडसेट को अपना लेंगे। पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को सीखने के लिए एंकरेज करते हैं, वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा जज करते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। 1 से लेकर 3 साल के बच्चे अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे दूसरे बच्चों को रोता देखकर उनकी मदद करते हैं, वहीं दूसरी ओर फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे दूसरे बच्चों को रोता देखकर चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। पेरेंट्स के मुंह से निकली हर बात और उनका हर एक्शन बच्चों तक एक मैसेज पहुंचाता है। इसलिए जब भी आप बच्चों से कुछ कहें तो इस बात पर ध्यान दें कि आप उन्हें कौन सी बात कह रहे हैं। क्या आप उन्हें जज कर रहे हैं या फिर उन्हें सीखने के लिए एंकरेज कर रहे हैं? इस बात पर भी ध्यान दें कि जब भी आपका बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बच्चों में अपनी गलतियों के बारे में सोचने और उन गलतियों को सुधारने की समझ डेवलप करता है। टीचर्स भी बच्चों की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल मॉडल्स होते हैं और वो भी बच्चों के माइंडसेट को प्रभावित करते हैं।
ऐसे कई सारे टीचर्स हैं जो ये मानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को बदला नहीं जा सकता, यानी कि अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा अच्छे ही रहेंगे और कमजोर स्टूडेंट्स हमेशा कमजोर ही रहेंगे, जिसकी वजह से कमजोर स्टूडेंट्स में फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप हो जाता है। अच्छे टीचर्स वो हैं जो ये विश्वास करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कुछ भी सीख सकता है और अपने आप को बेहतर कर सकता है। इस तरह के टीचर्स स्टूडेंट्स को किसी भी प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व करना सिखाते हैं। वो ऐसी स्ट्रेटजीज ढूंढते हैं जिससे कमजोर स्टूडेंट भी उनके हर लेसन को समझ सके, जिसकी वजह से कमजोर स्टूडेंट्स में भी ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होने लगता है और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होने लगती है। चैप्टर 8 चेंजिंग माइंडसेट्स। अपना माइंडसेट डेवलप करते समय किसी को भी अपने सराउंडिंग्स का शिकार नहीं होना चाहिए। बॉडी के दूसरे मसल्स की तरह ब्रेन को भी ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट चाहते हैं तो आप अपने आप को ये सिखा सकते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट किस तरह से डेवलप किया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर आपके घर में किसी के हाथ से कोई प्लेट जमीन पर गिरकर टूट जाती है तो आप ऐसा सोचेंगे कि वो बहुत केयरलेस है और वो चीजों का ध्यान नहीं रखता। वहीं अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर लेते हैं तो आप इसी इंसिडेंट को अलग नजरिए से देखेंगे और ये समझेंगे कि ऐसी चीजें होती रहती हैं और सामने वाले को ये समझाएंगे कि अगली बार से वो इस चीज का ध्यान रखे। ग्रोथ माइंडसेट के साथ दूसरों के सपोर्ट को हासिल करना आपके लिए आसान होता है और आप अपनी गलतियों को लेकर दूसरों से फीडबैक ले सकते हैं ताकि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक मजबूत और अचीवेबल प्लान बना सकें। आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि फिक्स्ड माइंडसेट से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सालों से आपको ऐसे माइंडसेट की आदत हो जाती है और ये आपके लिए कंफर्टेबल हो जाता है। ये आपको फेलियर से बचाता है और दुनिया की नजरों में आपको अच्छा बनाता है, इसलिए इसे बदलने में काफी मेहनत लगती है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने से आप इम्पॉसिबल लगने वाले काम को भी पॉसिबल बना सकते हैं और अपने टैलेंट और अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास हर दिन सीखने और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी होती है। आपको बस ये प्लान करना है कि किस तरह इन मौकों का फायदा उठाया जाए। अगर चीजें आपके हिसाब से काम करती हैं तो ये सोचें कि इसे कैसे मेंटेन रखा जाए, और अगर चीजें आपके हिसाब से ना काम करें तो फिर नया प्लान बनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि आप रातों रात अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में नहीं बदल सकते। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी और इसमें टाइम लगेगा। जिस तरह बच्चे जब कोई गलती करते हैं तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो तुरंत ही सभी कुछ सीख जाएं, बल्कि हम ये जानते हैं कि टाइम के साथ वो अपने आप ही सभी चीजें सीख जाएंगे। इसी तरह खुद को भी टाइम दें और अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें। अपने विचारों को ध्यान से देखें और देखें कि आप अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह आप अपने फिक्स्ड माइंडसेट वाली थॉट को एक ग्रोथ माइंडसेट वाली थॉट में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहरा दूंगा। तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी और उनका टैलेंट सब कुछ पहले से तय है और वो इसे नहीं बदल सकते। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की सोच होती है कि वो अपने इंटेलेक्ट, स्किल और टैलेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने फेलियर्स या मिस्टेक्स को सीखने की एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने फेलियर्स को क्रिटिसिज्म की तरह लेते हैं। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और खुद को बेहतर बनाने की इच्छा अक्सर आपके फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी भारी पड़ती है। एक अच्छा लीडर अपनी गलतियों से सीखता है, हमेशा चीजों को लेकर क्वेश्चन करता है और हमेशा कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने से आप इम्पॉसिबल लगने वाले काम को भी पॉसिबल बना सकते हैं और अपने टैलेंट और अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि माइंडसेट बुक पर बना ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।